हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? भैया आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के काफ़ी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर इन तक देखना, ताकि आप सभी को हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सको। तो ये 2024 वाले बच्चे जितने भी हैं एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव आस्क्ड सब्जेक्टिव मैं लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना, ठीक है। और मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो प्लीज़ वीडियो को, अगर आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लो, ठीक है। अगर आप सभी को कंटेंट पसंद आता है तो ठीक है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम बताएं, ठीक है। ये दरअसल 10th वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने सारे भी नियम है ना जी, इनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करा है यूट्यूब पे ही। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा इंपॉर्टेंट लॉ करके, ठीक है। वहाँ पे मैंने जितने भी नियम होते हैं, ओम का नियम, कूलम्ब का नियम, किरचॉफ का नियम, इसके अलावा बहुत सारे एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, और कई तरह तरह के नियम हैं, ठीक है। कई प्रमेय हैं, जैसे कि आपका गॉस प्रमेय हो गया, ठीक है। ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो सबके ऊपर मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट नियम हैं सबको मैंने करा दिया है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट लॉ से प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर जाके विजिट करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे नियम को डीपली में बता रखा है, ठीक है। तो आप एक बार जाके जरूर विजिट करना। मैं आप सभी से एक वैसा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मेरे को उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें नॉलेज जाननी है, मेरे को उस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझनी है, तो आप एक बार जाके जरूर विजिट कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को, ठीक है जी। बाकी आइए हम लोग ओम के नियम को समझते हैं। तुम ओम का नियम समझो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन लिख के नहीं लाया, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि जिसका मेरे को डिफिनेशन लिख के लाना चाहिए वो मैंने आज प्रिंट करके लाया है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि नहीं भैया इसका डिफिनेशन नहीं, मेरे को अच्छी तरीके से समझा देनी चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप डिफिनेशन चाहो तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और खासकर जो भी नियम होते हैं ना, उनको तो भैया मैं ही पढ़ाऊंगा आप सभी को। देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है। ये हमारा कोई चालक तार है, ध्यान से समझना, ओम का नियम आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, कोई इशू नहीं होने वाली है। ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है। एक मिनट मैं प्रॉपर तरीके से बना दूँ एक चालक तार, ठीक है। चलो जी, ये हमारा कोई, एक मिनट सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चालक तार बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमने कोई चालक तार बना लिया, यहाँ पे कोई चालक तार बना लिया, इस तरीके से करके जैसा भी बने समझो कि एक चालक तार है, ठीक है। ये आपको पता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये जो हमारा चालक, ये भी हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये जो हमारा चालक है ना, इनके जो सिरे होते हैं, जब सिरे देख रहे हो ना, इनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, इन सिरों के बीच मान लो यहाँ पे कोई V2 विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे मान लो कोई V1 विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो इनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, इसमें जितना आप धारा प्रवाह कर रहे हो ना, इसके समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि आप जितना धारा प्रवाह करोगे, ठीक है, जितना विभवांतर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपको धारा देना पड़ेगा, यानी कि आप जितना धारा दोगे उतना आपका विभवांतर बढ़ने वाला है। यानी कि कुल मिला के ओम का नियम ये जो है ना, जॉर्ज साइमन ओम नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। वो वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1826 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। कितने में? 1826 ईस्वी में। उन्होंने ये बताया था किसी भी चालक के जो सिरों पे उत्पन्न विभवांतर है ना, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है इसमें जितना आप धारा दे रहे हो, यानी कि आई के, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V समानुपाती आई। अब आपको पता है कि भैया जब कोई किसी के समानुपाती होता है तो वहाँ पे इक्वल करने के लिए वहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। वो कांस्टेंट हमारे पास आएगा R। वो कांस्टेंट क्या आएगा? R आएगा। R यहाँ पे क्या है? R हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के रूप में हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रतिरोध है। R हमारा प्रतिरोध है, जिसे हमने कांस्टेंट के रूप में यूज करा है ओम्स लॉ में, ठीक है जी। यहाँ पे V बराबर आर आई को V बराबर आई आर कर लो। दरअसल यही आपका ओम नियम है, ठीक है। यही आपका ओम नियम है। याद रखना है कि ये नियम का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक ने किया था, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो चीजें समझ गए। भी आपको पता है विभवांतर है, आई हमारा धारा है, आर हमारा प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, ठीक है जी। चलो आप यहाँ से चाहो तो प्रतिरोध का भी डिफाइनेशन एक फाइंड कर सकते हो, जैसे कि V बराबर आई आर आपने पढ़ा, तो R बराबर क्या करोगे? R बराबर V बटा आई करोगे, तो विभवांतर और धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हो, तो ये आप अनुपात के तौर पे दे सकते हो। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ती हूँ। कूलम्ब का नियम क्या है? कूलम्ब का नियम, इसके ऊपर भी मैंने डीपली में वीडियो बना रखा, आप चाहो तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया सारे नियम के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है ना, सबके प्लेलिस्ट, सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में, ठीक है जी। तो कूलम्ब का नियम क्या होता है ये समझते हैं। एक चीज समझो, जो कूलम्ब का नियम होता है ना, ये बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, ठीक है। बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि पॉइंटेड चार्ज के लिए लागू होता है, पॉइंटेड चार्ज के लिए,
ठीक है। यानी कि जब कोई आवेश अगर मोशन में है, जब कोई आवेश क्या है भैया मोशन में है, कोई आवेश भैया मोशन में है ना, तब ये लागू नहीं होगा, तब ये लागू नहीं होगा। अगर कोई आवेश रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, स्थिर जगह पे है, तब इस नियम का हम लोग लागू करते हैं, कूलम्ब का नियम। ठीक है, चलो समझो। यहाँ पे मैं दो आवेश ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं दो आवेश ले लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इस आवेश का मैं नाम दे देता हूँ Q1, इस आवेश का मैं नाम दे देता हूँ Q2। अब Q1 Q2 मेरे पास दो आवेश हो गए जी। ठीक है, Q1 और Q2 मेरे पास दो आवेश हो गए। इनके बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ R, इसके बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ R। ठीक है, इसके बीच की दूरी को मैंने मान लिया R। ओके, अब देखो इसके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, इसके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वो पहला केस कि ए समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। यानी कि इन दोनों आवेश के गुणनफल, यानी कि आवेश को मैंने Q1 टू Q2 माना है, तो ए समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो बल है ये आपके समानुपाती होगा इस दूरी के वर्ग के। ठीक है, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। तो भैया हमारे पास दो केस मिले कि पहला की एफ समानुपाती Q1 Q2 और दूसरा की एफ समानुपाती 1/r²। अब यहाँ पे तो खेला हो गया भैया, खेला कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक काम करो, एफ समानुपाती करोगे तो Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 बटा में r², ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना। एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा का r², बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इतना चीज समझ गए तो आपको पता है कि बस यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना है, देन आपका कूलम्ब का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुल मिला के अगर बात करी जाए तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ तक आए थे हम लोग कि Q1 Q2 बटा में r²। ठीक है, यही हमारा था। अब यहाँ पे भैया एक कांस्टेंट आप ला दो K, क्या ला दो, K ला दो, और K Q1 Q2 बटा का r², यही आपका कूलम्ब का नियम होता है। K हमारा कांस्टेंट है और इस K का वैल्यू होता है, इस K का वैल्यू होता है भैया 1/4πε0। इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कूलम्ब का नियम से, तो कूलम्ब का नियम हमारा होता है एफ बराबर का 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा का r²। ठीक है, यही हमारा फार्मूला होता है कूलम्ब के नियम का। आप सभी ध्यान रखोगे, इसके ऊपर भी मैंने डिटेयली वीडियो बना रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट भी जो विजिट करोगे ना, तो वहाँ पे जितने सारे भी नियम है ना, इंपॉर्टेंट नियम, वो सारे वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे डीपली में। ठीक है, मैं वैसे तो बार बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना हूँ कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं 1 फरवरी तक अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ये बस आप सभी के सपोर्ट की वजह से हो सकता है, और बहुत मेहनत लगती है पीपीटी रेडी करने में। बाकी ये सब चीज़ें आप समझते होगे, मेरे को जहाँ तक लगता है। बाकी कोई नहीं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो पा रहा है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय द वे मेरे को कोई इशू नहीं है, अगर किसी को कंटेंट पसंद आता है वो मेरे को सब्सक्राइब करता है, तो हाँ भैया मेरे को भी लगेगा कि हाँ भैया ये मेरे से कुछ सीख रहा है अच्छी तरीके से। बाकी अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मेरे को क्या, मैं यूट्यूब छोड़ूंगा थोड़ी, मैं आपको पढ़ाना थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं और कोशिश करूंगा कि हाँ भैया मैं और ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, और समझाने का तरीका को थोड़ा कैजुअल करूँ, वो सब चीज़ें मैं कोशिश करते रहूँगा, सुधारते रहूँगा। बाकी आप सभी अपना सपोर्ट दिखाना। तो अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, ड्रिफ्ट वेग क्या है। ठीक है, इससे पहले आपको वॉइस इशू आ रही होगी, लेकिन अभी मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि अभी आपको वो वॉइस इशू नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे वेज नहीं है जी, वेग है। ड्रिफ्ट वेग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपसे चाहे ड्रिफ्ट वेग कह ले, ठीक है, या फिर अपवाह वेग कह ले, ध्यान से समझना, ड्रिफ्ट वेग कह ले या फिर अपवाह वेग कह ले या फिर अनुगमन वेग कह ले, अनुगमन वेग कह ले, ये सब सेम ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझ लो, अनुगमन वेग अपवाह वेग सारे सेम ही होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेग क्या है, तो डिफाइनेशन आप खुद से क्रिएट कर लोगे। अगर मैं जिस तरीके से समझा दूं तो वो मेरे को भरोसा लगता है वैसा, कि अगर मैं जितने अच्छी तरीके से मैं आपको, जितने बेटर तरीके से मैं आपको समझा दूं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाने वाला हो, और डिफाइनेशन को भी आप खुद से ही फाइंड कर सकते हो। ठीक है, खुद से ही ढूंढ सकते हो, खुद से ही क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो चीजें। बाकी आइए हम लोग समझते हैं ड्रिफ्ट वेग क्या होता है। मान लो ये मैंने कोई चालक तार बनाया, ओके, एक मैंने क्या किया, चालक तार बनाया। अब इस चालक तार का देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ जी भैया, इस चालक तार का ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चालक तार बनाया, ओके, चलो मैंने बना लिया चालक तार। अब यहाँ से समझना आप सभी, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लूँ, यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से मैं एक चालक तार बना ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, चालक तार है यार, यहाँ पे वो थोड़ी नहीं हो पाती है उस टाइप की सर्कल। ठीक है, हो भी पाती है तो साइज की इश्यू आ जाती है, लेकिन कोई नहीं, बस आप समझ रहे हो ना, तो बस यही मान लो ये कोई चालक तार है हमारा। ठीक है, अब आपको मैं ये चालक तार ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही। अब भैया चालक तार है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सही।
ठीक है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, तो मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो आप बोलोगे कि किसी की डायरेक्शन ऊपर की ओर, किसी की नीचे, कोई इधर, कोई इधर, कोई ऐसे नीचे भाग रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई इधर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो इनकी डायरेक्शन है ना, वो एक नियमित नहीं है, इनकी डायरेक्शन अनियमित है, टेढ़ी मेढ़ी किधर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब भैया इनकी डायरेक्शन एक तरफ, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी करने के लिए आप इसके साथ कनेक्ट कर दोगे बैटरी। आप इसके साथ क्या कनेक्ट कर दोगे, बैटरी। और जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दिशा में, या एक दिशा में चलने लगेंगे। यानी कि जब आप इससे बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो यानी कि पहले अभी कुछ इस टाइप का है ना, तो देखो किस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आप सभी को। देखो अभी आप देख पा रहे होगे, मैं जैसा बताऊं, अभी आप देख पा रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। लेकिन अब देखना, मैंने इससे क्या कर दिया, मैंने इससे कनेक्ट कर दिया भैया बैटरी। अब भैया मैंने इससे बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, अब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, अब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी ना, वो एक तरफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगी। यानी कि एक तरफ, एक समान इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे दिखा दो प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। मैंने क्या किया, ड्रिफ्ट बैक का मतलब क्या होता है कि जब किसी चालक तार को आप क्या कर देते हो, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उनका औसत वेग में परिवर्तन, ठीक है, उनका जो समरूप क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है हमारा ना, एक समान क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, एक समान डायरेक्शन हो जाता है, तो यही औसत वेग का हमारा क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। चीजें क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, वीडी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, अगला क्वेश्चन, एक सेकंड सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लो कि धातु की प्रतिरोधकता पर तापमान बढ़ने पर क्या असर होता है। एक चीज मैं आपको इससे पहले इंफॉर्म कर देना चाहता हूं, ठीक है, जो धातु की प्रतिरोधकता है, यानी कि जो रेसिस्टिविटी है हमारी, ये बस दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर फर्स्ट, ये टेम्परेचर पे निर्भर करती है, और नंबर सेकेंड कि धातु की जो प्रकृति है, यानी कि जो नेचर है वो कैसा है, पदार्थ की प्रकृति पे और टेम्परेचर पे प्रतिरोधकता, बस इन दो ही बातों पे निर्भर करती है। तो सिंपल सी बात है, रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टिविटी जो हमारी जो प्रतिरोधकता होती है, वो सीधा समानुपाती होता है टेम्परेचर के। यानी कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये भी हमारा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो। अब भैया कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है, ठीक है, कोई भी चालक तार है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, इसको मैं हीट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हीट दे रहा हूँ। अब इसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो शांति काल होगी ना, इनकी जो शांति काल होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि मैं टेम्परेचर को जो बढ़ाऊंगा तो शांति काल को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं, ये हमारा घट जाएगा, और हमारा जो रेसिस्टिविटी है, लेकिन उससे पहले समझ लो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध है, वो बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारा रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस यही इसके पीछे की स्टोरी है कि किसी चालक का ताप बढ़ाने से इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका शांति काल घट जाता है। शांति नहीं, श्रांति कर लेना, ठीक है, श्रांति काल होता है ऐसे। ठीक है, तो श्रांति काल क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, अतः इसका प्रतिरोधकता भी बढ़ जाता है। यहाँ से चलो जी, अगला क्वेश्चन, भंवर धारा क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ, डिफाइनेशन आप खुद से क्लियर कर लेना, चीजों को अच्छी तरीके से समझो, वो ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे मैं चुंबकीय क्षेत्र पहले बना लेता हूँ सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ जी, चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ, जो कि क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है, हाँ अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ जब होती है तो हम लोग उसे क्रॉस से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं, क्रॉस से। अगर वही बाहर की तरफ होती तो उसे हम लोग डॉट से दिखाते हैं। समझ रहे हो चीजें। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक धात्विक टुकड़ा ला के रख दे रहा हूँ। पहला चीज इसे समझो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। यानी कि मैं बात करूं, इसमें जो भी इसका फ्लक्स होगा उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक है, इसके जो फ्लक्स है ना, डेल फाई, मैं इसे डेल फाई लिख दे रहा हूं क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन हो रहा है, जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब जब परिवर्तन हो रहा है और उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे एक धात्विक टुकड़ा ला के रख दे रहा हूँ, एक धात्विक टुकड़ा ला के रख दे रहा हूँ, तो इस पे क्या लगेगा, इस पे एक भैया बल लगेगा। इस पे क्या लगेगा, सॉरी बल नहीं लगेगा, इस पे एक धारा आरोपित हो जाएगी। इस पे क्या आरोपित हो जाएगी, इस पे एक धारा आरोपित हो जाएगी, इस पे एक धारा प्रेरित हो जाएगी, और ये जो प्रेरित धारा है यही आपकी भंवर धारा कहलाती है, यही आपका
भंवर धारा कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या किया कि परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में लाके मैंने रख दिया कोई धात्विक टुकड़ा को, और इस पे एक प्रेरित धारा हो गई, यानी कि इस पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, इसमें एक धारा प्रेरित हो गई। ठीक है, जो कि आपका भंवर धारा कहलाता है। ओके, चलो जी। अब भंवर धारा के उपयोग यहाँ पे दरअसल नहीं पूछा है, लेकिन उपयोग भी समझ लो। इसका उपयोग आप यूज कर सकते हो विद्युत शक्ति मोटर में, विद्युत शक्ति मोटर में, विद्युत शक्ति, एक मिनट रुकना, विद्युत शक्ति मोटर में, विद्युत शक्ति मोटर में, विद्युत शक्ति मोटर में। ठीक है, एक मिनट, विद्युत शक्ति मोटर में इसका यूज कर सकते हो आप। और दूसरा कि चुंबकीय अवमंदन, चुंबकीय अवमंदन, चुंबकीय अवमंदन, चुंबकीय अवमंदन में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चुंबकीय अवमंदन में इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, जो रेल होते हैं ना, जो रेल होते हैं, रेल के जो इंजन होते हैं, उसमें चुंबकीय ब्रेक के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, रेल के जो भी इंजन होते हैं उसके चुंबकीय ब्रेक के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो। चलो जी, अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल यानी कि VRMS, VRMS का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 100√2। देखो यहाँ पे दरअसल वो 100√2 है, क्योंकि रूट वहां पे टाइप नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसे हमने एक सिंबल के द्वारा दर्शा दिया। तो यहाँ पे जो हमारा VRMS का वैल्यू दिया है वो दिया है 100√2 वोल्ट। ओके जी। विभवांतर का शिखर मान एक चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करें। चलो, यानी कि हमको यहाँ से V0 का मान भी चाहिए और V एवरेज का भी मान चाहिए, V औसत का भी मान चाहिए। तो हम सबसे पहले V0 का मान निकालेंगे। V0 बराबर क्या होता है, VRMS बटा का √2। V0 सॉरी VRMS बराबर का, VRMS बराबर का क्या होता है, VRMS, एक मिनट रुक जाना, VRMS बराबर के क्या होता है, V0 बटा का √2। किसको किसको पता है, तो V0 बराबर का हो जाएगा √2 और VRMS इधर आ जाएगा ना, तो VRMS का वैल्यू हमारा 100√2, यानी कि 100√2। ठीक है, 100√2। अब एक बात बताओ, √2 से √2 हमारा बन जाएगा, 2 से आप 100 में गुना करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 200, यानी कि V0 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा यहाँ से निकल के आ गया 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया V0 का। अब जब V0 का वैल्यू हमारा 200 आ गया, अब हमको चाहिए क्या, V एवरेज। ठीक है, क्योंकि V0 तो हमने निकाल लिया, सॉरी V0 अभी मैंने निकाला ना 200 वोल्ट। अब हमको चाहिए V एवरेज। अब V एवरेज का हमारा जो मान होता है वो क्या होता है, 2V0 बटा का पाई, 2V0 बटा का पाई। अब 2V0 का वैल्यू 200 तो ऊपर का हो जाएगा 400, नीचे का पाई, 400 बटा का पाई वोल्ट। ठीक है, जो कि हमारा ये V एवरेज का वैल्यू आ गया। समझ गए चीजें। यहाँ पे VRMS का वैल्यू दिया हुआ था जी, VRMS का वैल्यू दिया हुआ था आपका 100√2। अब आपसे पूछ रहा था V0 एंड V एवरेज का वैल्यू। ठीक है, तो मैंने जो कि आपको निकाल के दिखा दिया। चलो जी, बहुत सही, आगे आ जाओ। एक कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम तथा प्रतिघात 4 ओम है, तो कुल प्रतिबाधा यहां से आपसे पूछ रहा है। किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि R का वैल्यू आपको दे दिया है 3 ओम, R का वैल्यू आपको दे दिया है 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिघात भी आपका दे दिया है 4 ओम। ठीक है, यानी कि XL भी आपको दे दिया है 4 ओम। ठीक है, XL का भी आपका वैल्यू दे दिया है 4 ओम। अब आपसे पूछ रहा है Z का वैल्यू, प्रतिबाधा का वैल्यू। ठीक है, प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिबाधा का होता है फॉर्मूला √R² जोड़ XL का स्क्वायर। ठीक है, तो Z का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, अब R के जगह 3 का स्क्वायर कर दो, इसके जगह 4 का स्क्वायर कर दो, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16, यानी कि √25, यानी कि Z का वैल्यू हमारा आपका आ गया 5, Z का वैल्यू 5 ओम आ गया। ठीक है, एक चीज ध्यान दे देना, जो हमारा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रतिरोध दिख रहा है, प्रतिघात दिख रहा है, प्रतिबाधा दिख रहा है, सबका ऐसा यूनिट ओम होता है, सबका ऐसा यूनिट क्या होता है जी, ओम होता है। तो ध्यान दोगे आप सभी ये सब चीजों को। चलो जी, 8 नंबर क्वेश्चन। एक पॉइंट अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि एक उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले, ठीक है, उतने ही अपवर्तनांक वाले, समझना चीजों को अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि D1.5 अपवर्तनांक है। ठीक है, और लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है, यानी कि मान लो दैट्स पानी ले सकते हो एग्जांपल के लिए। ठीक है, पानी में रखा जाता है, पानी का भी चूंकि अपवर्तनांक हमारा 1.5 ही होता है। ठीक है, तो उसमें रखा जा रहा है, तो उसमें रखा जा रहा है भैया, और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी, इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है कि 1 बटा का फोकस दूरी, ठीक है, 1 बटा का फोकस दूरी बराबर का μ2 बटा का μ1। ठीक है, μ2 बटा का μ1 माइनस का 1 और इनटू में R1 माइनस का 1 मिनट 1 बटा R1 माइनस का 1 बटा का R2। ये किसको किसको फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। तो ये फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 1 बटा μ2 का वैल्यू हमारा 1.5 है और इसका भी वैल्यू हमारा 1.5 है। ठीक है, और 1.5 है,
और माइनस का तो 1 कर लो, और यहाँ पे 1/R1 माइनस का 1/R2, ठीक है। यहाँ पे समझो, ये तो कट गया हमारा, 1.5 से 1.5 कट गया, और यहाँ पे बचा 1, 1 से 1 गया, क्या बचा हमारा 0, और जब 0 बचा तो ये भी हमारा पूरा पूरा का पूरा 0, यानी कि 1/f इक्वल टू 0, 1/f इक्वल टू 0। अब हमको फोकस दूरी का वैल्यू चाहिए तो 1/0 कर लो, 1/0, चूंकि ये किसके बराबर होता है, 1/0 किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। तो ध्यान देना, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जब उसी अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले कोई तरल में रखा जाता है तो उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, अनंत हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, फोटो सेल क्या है तथा इसके दो उपयोग को लिखे, ठीक है। फोटो सेल क्या होता है तथा इसके दो उपयोग को आपको लिखने हैं। तो फोटो सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी जो भी होता है उसे एक कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। चलो जी, और इसका दो उपयोग भी पूछ रहा है, तो प्रकाश तीव्रता को मापता है, प्रकाश तीव्रता को क्या करते हैं, मापता है। जो फोटो सेल हमारा होता है वो प्रकाश तीव्रता को मापता है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी को मापता है, ठीक है जी। फोटोन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, फोटोन ऊर्जा को क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, कौन, हमारा फोटो सेल। चलो जी, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपसे भी के लिए कुछ मैं आपसे फिर से निवेदन करने आया हूँ। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीजों को। कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या क्या है, यानी कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या क्या है, यानी कि ये कहाँ कहाँ यूज नहीं कर, मतलब करी जाती है, लेकिन इससे और हद तक इसकी मतलब सीमाएं कहाँ तक है, ठीक है, इसकी सीमाएं, इससे ऊपर हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये समझ लो नॉर्मल। तो यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ये केवल बिंदुवत आवेश के लिए सत्य है, यह अस्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। अगर कोई आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश, मान लो कोई त्वरित है v वेग से, तो इसके लिए लागू नहीं होगा, कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जो कूलम्ब का नियम होता है वो केवल अस्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा रिक्वेस्ट, ठीक है, कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में आप सभी मेरी हेल्प करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी, और साथ में बेल नोटिफिकेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप ऑल पे इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड मैं चाह रहा हूँ कि 100 सब्सक्राइबर 1 फरवरी से पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए वो गोल्डन डेज साबित हो सकता है, ठीक है। 1 फरवरी से पहले अगर आप सभी ने करा दिया तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा नहीं हूँ, और मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा कि आप सभी 1 फरवरी तक 100 सब्सक्राइबर करवा दिए, फिर 200 सब्सक्राइबर करवा दिए तो मैं आपको 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो डेली डालूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एज अ क्रिएटर यूट्यूब पे काम नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ये भी बोलता हूँ, मेरा जो मेन गोल है, मेरा जो मेन टारगेट है वो है भैया बिहार की शिक्षा नीति को सुधारना, जो कि ऑलरेडी बर्बाद है हमारी, अभी भी शिक्षा नीति हमारी जो बिहार की है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसे सुधारने के लिए हमसे जितना हो पाए मैं मेहनत करूंगा। इसी चैनल के थ्रू हमारे जितने भी कम सब्सक्राइबर रहे, इसी में ही भैया 10 लोग ही देखे, 20 लोग ही देखे, उनको तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता ही है ना हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता होगा वीडियो से। तो बस मैं यही चाह रहा हूँ धीरे धीरे, बाकी ऑफलाइन में भी मैं अपना जो भी कदम है वो मैं एक्शन ले रहा हूँ सब सारी चीजों पे। बाकी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो 1 फरवरी तक पहले, एक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हो आप, या फिर ऑर्डर मानो या फिर कोई डेयर मान लो मेरी तरफ से, बाकी करवा देना, ताकि मेरे को काफी ज्यादा खुशी मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और वो मोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल का मिलता है भाई, ठीक है। जब जब कोई बंदा, कोई स्टूडेंट कोई कमेंट करता है ना कि हाँ मैंने आपसे पढ़ के वो हासिल कर लिया, ठीक है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, मेरे को ये चीज सीखने को मिली, तो वो नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती है। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करो या फिर ना करो, आप एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना, ताकि हमें अच्छी तरीके से एक रियल मोटिवेशन मिल पाए, और मैं भी आप सभी के लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं, क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करूं। तो प्लीज आप सभी हमें भी सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस क्लास में हम 10 सब्जेक्टिव करें, ठीक है, बाकी हम लोग और 10-10 20-20 प्रैक्टिस ऐसे करते रह रहे हैं, तो एग्जाम में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सब सारे पीवाई के क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड मन लगा के मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।